हेलो स्टूडेंट्स। मैं दिव्या अरोड़ा आज आपको कंप्यूटर और उसकी जनरेशन्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपसे क्या एक्सेप्ट करता है, डेटा एक्सेप्ट करता है, अपने यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और आपको डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। जैसे अगर मैं कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर की बात करूँ, अगर आप कैलकुलेटर से कुछ नंबर्स का सम कराना चाहते हो तो आप इनपुट में क्या देते हो? वो नंबर्स देते हो, प्लस का साइन पुट करते हो, इक्वल का साइन, इक्वल को प्रेस करते हो और आपके पास क्या आ जाता है? आपका डिजायर्ड आउटपुट, जो आपको जरूरत था, जो आपने नंबर्स को ऐड करके चाहते थे। तो ऐसे ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपसे डेटा एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और आपका मन चाहा मतलब आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। इसी पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। एक आटा पीसने की चक्की में आप देखोगे जो मशीन होती है उसमें क्या होता है, गेहूं डाला जाता है, वो प्रोसेस होती है और उसके बाद आपको क्या मिलता है? आटा। तो वो क्या है, एक इनपुट आपने दिया, जो व्हीट थी वो आपने इनपुट दिया और जो फ्लावर था वो आपको क्या मिला? आउटपुट। और जो उसके बीच की जो प्रोसेस है दैट इज प्रोसेसिंग। जो भी उसमें काम हुआ जब वो पिसा तो वो क्या हो गई? उसकी प्रोसेसिंग। इस पर आप भी कुछ एग्जांपल सोच सकते हो अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड। जैसे मैं बात करूं एक ऑटोमेटिक मशीन की, उसमें आप क्या करते हो कि अपने कप जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं हम उसको डालते हैं, उसके अंदर डर्टी क्लोथ्स को डालते हैं, उससे वाटर लेते हैं और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आपके पास डिजायर्ड जो आउटपुट आता है वो क्या होता है कि कपड़े साफ होके आते हैं। तो इसमें इनपुट क्या था? आपके डर्टी क्लोथ्स, वाटर एंड डिटर्जेंट, दीज आर इनपुट। वो प्रोसेस किया उसने, उनको साफ करने की जो प्रोसेस है वो उसकी प्रोसेसिंग पार्ट हो गया और आउटपुट में आपको क्या मिला? जो आप चाहते थे, क्या चाहते थे? आपकी वो कपड़े साफ हो जाए। इस तरीके से आप भी अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके एक दो एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ने से पहले हम उसके कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़ेंगे। उसके नहीं मतलब अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस की, पहले के टाइम में क्या कैलकुलेटिंग डिवाइस होते थे। देखिए, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, यहाँ पर मैंने 3 डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं, अबेकस, नेपियर्स बोन एंड पैस्कलाइन। उससे पहले बात करते हैं, ये अर्ली की बात हो रही है। तो पहले के टाइम में जो ह्यूमन था वो कैसे काउंट करता था? अपनी फिंगर्स पर, बोन्स के थ्रू। अब देखिए फिंगर्स पे कितना आप काउंट कर सकते हो? इट इज वेरी कन्वीनियंट टू काउंट ऑन योर 10 फिंगर्स। तो आप कहाँ तक कंफर्टेबल होते हो? उस पे 10 तक काउंटिंग करने के आप कंफर्टेबल होते हो। चलो पैरों की भी अगर आप उंगलियों को मिला लो तो 20 हो जाएंगी, इससे ज्यादा तो आप काउंट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसी तरीके से ह्यूमन मेड ही है। सबसे पहला नाम आता है अबेकस का। अबेकस क्या है? एक अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये इसके अंदर कुछ रोड्स के अंदर बीट्स होते हैं। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है। इसको हम फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कहेंगे, जो कि चाइना के अंदर डेवलप हुआ था। अब इसके अंदर जो बीट्स है इससे हमारी काउंटिंग होती थी, इसके थ्रू सिंपल कैलकुलेशन मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किए जाने लगे। इन्हीं बीट्स का यूज करके, आगे पीछे करके और इनकी एक फंक्शनैलिटी से वर्टिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कर कर इनसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिर्फ दो ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है अबेकस। फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन को जो डेवलपमेंट है वो किया था सर जॉन नेपियर ने। और ये किस जगह पर हुआ था? ये स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड का है जॉन नेपियर जिसने ये नेपियर बोन डिवाइस बनाया था। इट्स अ कैलकुलेटिंग डिवाइस और ये पहला डिवाइस था जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर पाता था। इसके अंदर कुछ नंबर्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि नंबर टू नंबर इसके अंदर कैलकुलेशन हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं पैस्कलाइन की। पैस्कलाइन जो है वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इट्स अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि ब्लेज पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था। ये ना सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी,
ओनली कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम पर। ये जो पैस्कलाइन डिवाइस है, ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये उस टाइम का सबसे फेमस डिवाइस हुआ करता था, सबसे ज्यादा पॉपुलर होता था, और ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करता था। देखिए नेपियर बोन जो था उस पे आप, वो मैकेनिकल डिवाइस नहीं था, वो सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अबेकस भी, आज भी अबेकस यूज होता है, लेकिन ये भी क्या है, एक सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये मैकेनिकल डिवाइस नहीं है। आप इसके अंदर देखिए, ये जो व्हील्स बने हुए हैं, इनके थ्रू मैकेनिकली कैलकुलेट की जाती थी, तभी ये सिर्फ दो परफॉर्म कर पाता था। एक क्या परफॉर्म करता था, एडिशन, और दूसरा सब्ट्रैक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं जनरेशंस के बारे में, कि कंप्यूटर की जनरेशंस कौन कौन सी है। टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन है। सबसे पहले स्टार्ट करते कि कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है, उसमें पहली जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कहाँ कब से कब तक थी, 1940 से लेके 50 तक एक ये टाइम पीरियड था जिसके अंदर ये फर्स्ट जनरेशन रही है। अब इसके अंदर क्या चीजें यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। अगर फर्स्ट जनरेशन पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस है, तो हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। अब वैक्यूम ट्यूब कैसी है, ये आपको जो ये डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है। ये देखिए, ये है आपकी वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा, और इसकी जो एनर्जी जो मतलब इसकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, और इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है इससे। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो एक रूम के साइज के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। ये देखिए, ये इमेज दिखाई जा रही है ना आपको, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, और इसके अंदर सिर्फ एक वैक्यूम ट्यूब नहीं, कई सारी वैक्यूम ट्यूब होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब का काम क्या होता था, जब ये हीटअप होती थी ना, तो ये क्या करती थी, इनपुट लेती थी। अगर वहां पर एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो वो इनपुट लेगी ही नहीं। कंप्यूटर हमारा सिर्फ दो चीजें, दो डिजिट्स को रीड कर सकता है, एक 0 और एक 1। जैसे अगर मैं बात करूं, घर में एक पंखे का स्विच है, अगर मैं उसको ऑफ करूंगी तो हमारी इनपुट क्या है, 0, तभी वो बंद हो गया। और जैसे ही मैं उसको ऑन करूंगी तो इनपुट कितनी हो जाएगी, 1। तो कंप्यूटर सिर्फ दो चीजें पढ़ता है, एक 0 और एक 1। अब यहाँ पर भी यही था, जो वैक्यूम ट्यूब बेस थे, अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को हम ऑन रखते थे, जहां हीट जनरेट होती थी, वहां पर वैल्यू क्या जाती थी, 1। जहां पर वो बंद है, वहां पर क्या जाती थी, 0। तो अब यहाँ तो मेन चीज क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस पे बेस है, वैक्यूम ट्यूब के बेस, वैक्यूम ट्यूब पर बेस है। कितना बड़ा साइज होता था इनका, रूम जितना साइज होता था। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव किस लिए होते थे, क्योंकि एक वैक्यूम ट्यूब नहीं, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर होती थी, और वैक्यूम ट्यूब खुद में एक प्रोडक्ट ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसके कारण जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, उससे माल फंक्शन हो जाएगा, मतलब मशीनें खराब हो जाएंगी, कुछ मशीन्स ब्लास्ट भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये आती थी कि ये एक प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बार में सॉल्व कर पाता है। ऐसा नहीं होता, जैसे आज के टाइम में अगर आप कंप्यूटर चला के बैठते हो, तो क्या होता है कि आप सॉन्ग भी सुन रहे होते हो और अपना काम भी कर रहे होते हो, दो तीन चीजें एक साथ खोल के बैठे होते हो। तो वो क्या करता था, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को, मतलब एक काम को वो एक ही बार करता था। यूनिवेक एंड इनेक, दीज आर द फर्स्ट टू कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन के दो कंप्यूटर हैं, यूनिवेक एंड इनेक। ये नेम है कंप्यूटर्स के। यहाँ आप, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया थोड़ा सा साइज। अब यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब जो थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट हो रही थी, उसको रिप्लेस किसने किया, ट्रांजिस्टर ने। नाउ ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर, जब ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है ना, जगह कम घेरेगा, स्पेस कम लेगा वो। अब वैक्यूम ट्यूब में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उतनी हीट यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर कंप्यूटर का साइज स्मॉल हो गया। अब जहां वैक्यूम ट्यूब अगर 50 होती थी एक कंप्यूटर में, तो यहाँ पर इतना छोटा साइज होने के बाद क्या हो सकता है, 50 की जगह 100 हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर और फास्ट काम करेगा, चीपर हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, और ट्रांजिस्टर का जो रेट, जो मार्केट प्राइस था, वो उससे ज्यादा
सस्ता था, चीप था, चीप का मतलब होता है सस्ता। मोर एनर्जी एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब एनर्जी एफिशिएंट है। और मोर रिलायबल मोर देन देयर फर्स्ट जनरेशन द प्रेडेसेसर। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिलायबल थे। जब साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रही है, फास्टर है, स्मॉलर है, तो रिलायबल रिलायबल फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन, इट्स द सेकंड जनरेशन। अब ये क्या था, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें यूज की गई थी जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, COBOL and Fortran. These are high level programming language that computer can process. उस टाइम की लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से होते हैं, देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 71 के बीच में इनका ड्यूरेशन रहा है, उस टाइम पे यूज हुआ करते थे। इसके अंदर क्या था, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट ने। ये जो आपको फोटो दिखाई गई है इसके अंदर, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। अब कंप्यूटर का साइज पहले से और ज्यादा छोटा हो गया। अब यहाँ पर क्या था, ट्रांजिस्टर को एक को, को मर्ज करके एक छोटा सा मिनिएचर रूप दिया गया था, छोटे रूप में उनको यूज किया था, और एक सिलिकॉन चिप के ऊपर इनको रखा गया था, जिनको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। जिससे इसकी क्या होती थी, स्पीड बढ़ी, सिलिकॉन चिप्स मार्केट में आए। मतलब एक टाइम के बाद धीरे 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 टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जैसे चेंज आया, वैसे वैसे कंप्यूटर की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ने लगी, स्पीड बढ़ने लगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर की जगह किसने ले ली, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ले ली। और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो कई सारे लोग उसको यूज करने लगे। पहले बहुत रेयर दिखता था, बहुत कम जगह यूज होता था। अब चीपर हो गया पहले से, छोटा हो गया पहले से, तो कई जगह ये ज्यादा यूज होने लगा, लोग इसके बारे में ज्यादा अवेयर होने लगे। इट्स फ्रॉम द थर्ड जनरेशन। नाउ मूव टू फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, 1971 से आज तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप जैसा ही होता है, और वो आपकी कंप्यूटर के सीपीयू में मदरबोर्ड का पार्ट होता है। और आज जो आपके कंप्यूटर लैब में या घर पर जो डेस्कटॉप होते हैं, उनमें भी ये होता है। तो आज भी प्रेजेंट का मतलब यही है कि आज भी हम इस पे बेस कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। आज तक फोर्थ जनरेशन बेस कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। इन 1981 IBM introduced its first computer for the home users। 1981 में सबसे पहला कंप्यूटर घर पे यूज करने के लिए IBM ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और 1984 में एप्पल के कंप्यूटर का नाम क्या है, मैकिन्टोश। अब यहाँ क्या था, कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। अब क्या थे, ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स क्या थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक नेटवर्क स्टेब्लिश करने लगे। और यहीं से इवेंचुअली किसका डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट का। तो कहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ था इंटरनेट का, फोर्थ जनरेशन से। इफ अगर आपसे पूछा जाता है इंटरनेट का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से हमारे इंटरनेट का जो डेवलपमेंट था वो शुरू हुआ था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में एक चीज और आई, यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बढ़ा। मतलब जो काम बहुत सारी लाइंस लिख लिख के किया जा रहा था थर्ड जनरेशन तक, फोर्थ जनरेशन में वो सिर्फ एक माउस के क्लिक से भी होने लगा। तो GUI का मतलब ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर काम के लिए आपको टाइपिंग ना करनी पड़े, आपको किसी को कमांड ना देनी पड़े, वहां पर आपका सिर्फ एक क्लिक से ही आपका काम हो जाए। यहाँ पर ये जो आपको पिक दिखाई गई है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। और ये आज के टाइम में जो डेस्कटॉप आप अपने घर पे यूज करते हो या अपनी कंप्यूटर लैब में यूज करते हो, ये वही डेस्कटॉप है जो फोर्थ जनरेशन का है। नाउ मूव टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन आज भी है और आने वाले काफी टाइम तक फिफ्थ जनरेशन रहेगी। फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगी कि फिफ्थ जनरेशन को आप बहुत इजीली समझ पाओगे उससे। देखिए, आपने अमेजन का एक प्रोडक्ट है एलेक्सा, जिसमें हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, उसको कमांड हम बोल कर देते हैं। इट रिकॉग्नाइज आर स्पीच, आर वर्ड्स। वो हमारे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम उसे बोलते हैं एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एंड इट प्लेज, वो उसको प्ले करता है। ऐसे ही आपके अपने फोन के अंदर एक गूगल असिस्टेंट होता है।
तो गूगल असिस्टेंट को क्या होता है, जैसे ही आप जो चीज बोलते हो वो आपके लिए वो चीज करती है, कि आप उसको बोलोगे कि सर्च दिस वर्ड, इट विल इट विल सर्च, वो सर्च होगा वहां पर। तो ये क्या है, फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। फिफ्थ जनरेशन प्रॉपरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, और आज भी इसको और ज्यादा, मतलब और ज्यादा इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इससे रिलेटेड। इसमें अगर मैं कहूँ तो एलेक्सा मैंने आपको बताया, और आपकी गूगल असिस्टेंट इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करना, जो उनका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एआई। एंड फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटिंग है, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, वो एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके लिए क्या करते हैं, एक इनपुट की तरह काम करते हैं, एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। और खुद में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर कि किसी चीज को करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आप लोगों ने फेसबुक देखा होगा, फेसबुक सबने यूज किया हुआ होगा। फेसबुक में क्या होता है, जब आप एक फोटो डालते हो और आपके कुछ फ्रेंड्स उसके अंदर हैं, तो फेसबुक आपका वहां पर आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है, वहां पर वो पिक्चर से रिकॉग्नाइज कर रहा है। दैट इज ऑल्सो अ एआई, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में वो आपके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ एआई, एंड इट इज द पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, मैक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर। सो अभी थैंक यू।